हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब पर हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम रैंडमली 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस चूज करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। वाइल चूजिंग दीज क्वेश्चंस वी डू ट्राई कि हम अच्छे ही क्वेश्चंस को चूज करें ताकि एग्जाम में आपको ज़रूर इस सेशन से बेनिफिट मिले। दिस सेशन इज़ स्पेशली फॉर स्मार्ट लर्नर्स, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा कॉन्सेप्ट हो, अच्छा कंटेंट हो, ज़रूर ये ट्राई किया जाता है। ये सीरीज़ का सेशन नंबर 12 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, अभी हम जिस सेशन को, जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आप चाहें तो उन्हें क्विज के फॉर्म में भी अटेम्प्ट करके पहले से देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड। तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को ओपन करें। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड ना किया हो तो ये एप्लीकेशन का नाम है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। फिर ऐप में जा कर के डेली क्विजेस में जाएं और वहाँ से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट में जा कर के डोज 12 इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का, जिसके लिए एक तो तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और दूसरा तरीका है कि एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर वहाँ पीडीएफ नोट्स में जाएं, फिर वहाँ से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब में जा करके फिर डोज 12 का पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए फाइनली क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, माई ब्रदर सेड दैट ही वुड प्रेफर द वाइट शर्ट ओवर द ब्लैक वन। मेरे भाई ने बोला कि वो वाइट शर्ट को प्रेफर करेगा ओवर द ब्लैक वन, मतलब ब्लैक शर्ट के ऊपर, ब्लैक शर्ट के ऊपर वो वाइट को प्रेफर करेगा। क्या आप जानते हैं कि प्रेफर का मतलब ही होता है दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना। एक ऑप्शन वाइट शर्ट का था, एक ऑप्शन ब्लैक शर्ट का था, राइट। ये दो चॉइसेस थी। रूल के मुताबिक प्रेफर जब दो चॉइसेस के बीच में यूज हो तो इसके बीच का जो कनेक्टर है वो यूजुअली टू होता है। क्या होता है सर? टू होता है। याद रखें कि प्रेफर के केस में कनेक्टर में कभी भी ओवर ना लगाएं। ये भी याद रखें कि कभी भी कनेक्टर में मोर दैन न लगाएं। कोशिश करें कि रादर दैन को भी अवॉइड करें, ठीक है ना। हाँ, इसे भी अवॉइड करें। ओवर को तो बिल्कुल ना लगाएं, मोर दैन को बिल्कुल ना लगाएं। एक और कनेक्टर मिलता है कभी कभी दैन, इसको भी बिल्कुल ना लगाएं। सही है टू से he would prefer the white shirt to the black one, to the black one। याद रखिएगा कि प्रेफर के साथ जो कनेक्टर है वो टू है मोस्ट ऑफ द टाइम। नंबर 2, दैट चार्मिंग गर्ल, वो सुंदर सी लड़की, वॉज द टारगेट ऑफ ऑल आइज, एम ऑफ ऑल आइज, साइनोसॉर ऑफ ऑल आइज या डॉगरल ऑफ ऑल आइज। देखिए सर, अगर आप ए लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो चार्मिंग लड़की हर किसी की आंखों का टारगेट थी, या हर किसी की आंखों का उद्देश्य थी, या हर किसी के आंखों का साइनोसॉर मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको कह सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और डॉगरल का मतलब होता है एनी राइटिंग विच इज नॉनसेंस, मीनिंगलेस, नॉट इन ऑर्डर, मतलब जिसको बेमेल कह सकते हैं, बेजोड़ कह सकते हैं। जैसे किसी कहानी में किसी चीज़ को ऐड कर दिया गया और वो चीज़ बेकार में आ गई, उसको लगता है कि ये क्यों है इस स्टोरी में, इसकी नीड क्या है। तो जो कुछ भी डॉगरल है उसकी कोई नीड है ही नहीं, वो एक्स्ट्रा में है और वो अननेसेसरी है, एक तरीके से ऑफ नो यूज, ऑफ नो कॉम्बिनेशन, अ मिसफिट जिसको कह सकते हैं। तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका मतलब ही होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी में सबको अपनी तरफ खींच रहा हो, सबका ध्यान जिसकी तरफ हो। यही तो लिखा है, वो चार्मिंग लड़की जो है हर किसी की आंखों को अपनी ओर खींच रही थी, हर किसी की आंखें उसी की तरफ थी, हर किसी का ध्यान वो खींच रही थी। शी वॉज द साइनोसॉर ऑफ ऑल आईज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। I do not remember. Oh, I'm sorry. You don't remember. तुम्हें नहीं याद है, तुम्हें याद नहीं है। But I reminded you, space the dangers ahead, for, against, of or about. All these are prepositions। यानी कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर
कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रेपोजिशन का डीप नॉलेज होना चाहिए। मैं बताता हूँ सर। रिमाइंड जिसका मतलब होता है कुछ याद दिलाना। रिमाइंड के बाद नॉर्मली पहले वो पर्सन लिखते हैं जिसको याद दिलाया जाता है, और फिर वो बात लिखते हैं जो बात याद दिलाई जाती है, और इन दोनों के बीच में जिस प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं वो है ऑफ। रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग। जैसे जामवंत ने हनुमान को उनकी ताकतों का, शक्तियों का एहसास कराया था, याद दिलाया था। तो ही रिमाइंडेड हनुमान ऑफ हिज पावर्स। ही रिमाइंडेड हनुमान ऑफ हिज पावर्स, ऐसे बोल सकते हैं। सो आई रिमाइंडेड यू समवन द डेंजर्स अहेड समथिंग, बीच में क्या लगा दीजिए, ऑफ लगा दीजिए। रिमाइंड के साथ साथ एक वर्ड अप्राइज है जिसका मतलब होता है जानकारी देना, किसी इन्फॉर्म करना। अप्राइज के साथ भी यही है, अप्राइज समबडी ऑफ समथिंग। याद रखिए रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग होगा। जिस किसी को ये क्वेश्चन कम समझ में आ रहा हो या आया हो, तो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट प्रेपोजिशन बैच के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। 10 to 12 वीडियोस हैं। अगर आप उन 10 to 12 वीडियोस को ढंग से देख डाले, समझ लिए, नोट डाउन कर लिए, तो जो प्रेपोजिशन के अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे छूटने बंद हो जाएंगे, 100% छूटने बंद हो जाएंगे। नंबर 4, सिनोनिम बताना है आपको कि इसका क्वांडरी का। एक अच्छा वर्ड मुझे लगा तो मैंने सोचा कि इसको भी पढ़ा देते हैं सिनोनिम में। क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब क्या होता है सर? जब चीज़ें अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, है ना। मतलब जिसको आप सरल शब्दों में अनसर्टेनिटी कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, जिसको आप वेग होता है ना, वेगनेस बोल सकते हैं। तो अस्पष्टता जिसको कह सकते हैं, या एम्बिगिटी कह सकते हैं, पता नहीं क्या होगा। ब्रीज हवा को कहते हैं, खास तौर पे जो धीमी मंद हवा चलती है उसको कहते हैं। बाउंड्री आप लिमिट को कह सकते हैं, रेंज को कह सकते हैं। कन्फर्मेशन हाँ बोलने को कहेंगे। इम्पास है, इम्पास का मतलब ही होता है डेड लॉक, स्टैंड स्टिल, चीज़ें एक तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, फंसी हुई हैं। तो खास तौर पे अगर आप किसी भी बात को लेकर अस्पष्ट हो तो आप आगे नहीं बढ़ते ना, रुके ही तो रहते हैं। तो इम्पास में भी चीज़ें रुकी हैं, अनिश्चितता की स्थिति में भी चीज़ें रुकी ही रहती हैं। तो क्वांडरी का जो एंटोनिम है वो इम्पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी, सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा? इम्पास हो जाएगा। रुकावट या अस्पष्टता जिसको कहा जा सकता है। क्वांडरी को याद करने का तरीका है, कौन सी लॉन्ड्री, मैं जानता नहीं कौन सी लॉन्ड्री में जाना है, तो आप क्लियर है ही नहीं, आप अस्पष्ट हैं। और इम्पास को याद करने का तरीका है कि ये पास का उल्टा है। अगर चीज़ें पास कर जाएंगे तो मूव कर गई, अगर चीज़ें पास नहीं कर पाएंगे, इम्पास है, तो फंस जाएंगी, रुकी रहेंगी, मूव नहीं कर पाएंगी। इन दोनों ही वर्ड्स को मैंने वर्ड ऑफ द डे के सेशंस में करा रखा है, उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब से ही। नंबर 5, आई एनवी द वे। एनवी मतलब होता है जेलस होना, ईर्ष्या करना। कोई कह रहा है मुझे ईर्ष्या होती है जिस प्रकार से, शी dwindles out all the tasks, she accounts for all the tasks, she carries out all the tasks, she brings about all the tasks। आपको ईर्ष्या इसलिए होगी कि कोई ड्विंडल कर रहा है। ड्विंडल करने का मतलब होता है चीज़ों का डिके हो जाना, समाप्त होना, डिक्रीज करना, खत्म होना, एक तरीके से डाउनफॉल करना, श्रिंक करना जिसको कह सकते हैं। जब चीज़ें ड्विंडल करती हैं तो वो मुरझाती हैं, कमज़ोर पड़ती हैं। तो आप इस बात से ईर्ष्या करेंगे कि वो कैसे हर एक टास्क को ड्विंडल करती है, नहीं ना सर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार होना एक तरीके से, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। कैरीज आउट होगा सर टू परफॉर्म समथिंग। कैरी आउट का मतलब ही होता है टू परफॉर्म अ टास्क। मुझे ईर्ष्या होती कि कैसे वो हर एक काम को कर लेती है, सभी कामों को वो कैरी आउट करती है विथ सो मच ईज एंड स्पीड, बड़ी ही सरलता और
फुर्तीलेपन के साथ, रफ्तार के साथ, कि वो कैसे हर एक काम को बड़ी ही सरलता से और रफ्तार से कर लेती है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना, टू कॉज समथिंग टू हैपन, ये ब्रिंग अबाउट हो जाएगा, राइट। तो कैरी आउट होना चाहिए। आई एनवी द वे शी कैरीज आउट ऑल द टास्क विद सो मच ईज एंड स्पीड। ही ओनली रोट ऑन वन साइड ऑफ द वर्कशीट, उसने वर्कशीट के एक तरफ लिखा। ये जो ओनली है इसको लेके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि ओनली का पोजीशन क्या होना चाहिए, सेंटेंस में ओनली जहां पर है वहीं ठीक है या कहीं और होना चाहिए। अब इसका जजमेंट आप कैसे लेते हैं, इसके लिए सेंटेंस में ओनली को जहां कहीं भी यूज किया गया उसकी वहीं पर हिंदी निकालने से, वहीं पर हिंदी निकालने का मतलब है जैसे लिखा है ही ओनली रोट, इसकी हिंदी है वो केवल लिखता था, वो केवल लिखता था, या उसने केवल लिखा, उसने केवल लिखा। ऑन वन साइड ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के एक तरफ। अब आप बोल के देखिए, उसने केवल लिखा वर्कशीट के एक तरफ नहीं, उसने लिखा केवल वर्कशीट के एक ही तरफ। सर जोर वहां पर लिखने पे नहीं है बल्कि लिखा कैसे गया है, उसने जो भी लिखा वो वर्कशीट के केवल एक ही साइड पर लिखा, जोर एक ही साइड के ऊपर होना चाहिए। बोल के देखिए ना, जैसे लिखा वैसे तो हिंदी है कि उसने केवल लिखा वर्कशीट के एक ही तरफ, और जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर रोट के बाद ओनली लिखें, ही रोट ओनली, ऐसे तब मीनिंग हो जाएगा कि उसने लिखा केवल वर्कशीट के एक ही तरफ, उसने लिखा केवल एक ही तरफ लिखा। तो तारीफ उसमें लिखने की नहीं है, एक ही तरफ की हो रही, तो इसको स्वैप करिए ऐसे, ही रोट ओनली, ठीक। हाँ समझ रहे, जैसे कोई कह रहा है आई ओनली नो इंग्लिश, और कोई कह रहा है ओनली आई नो इंग्लिश, और कोई कह रहा है आई नो इंग्लिश ओनली। ये तीनों ही चीजें सही हैं पर तीनों का इंपैक्ट अलग अलग है। आई ओनली नो इंग्लिश का मतलब है मैं केवल अंग्रेजी जानता हूं, मैं केवल अंग्रेजी जानता हूं, कुछ और नहीं, मैं केवल अंग्रेजी जानता हूं। ओनली आई नो इंग्लिश, केवल मैं अंग्रेजी जानता हूं, कोई और नहीं जानता। ओनली आई नो इंग्लिश, केवल मैं जानता हूं अंग्रेजी, कोई और नहीं जानता। एंड आई नो इंग्लिश ओनली, मैं केवल इंग्लिश ही जानता हूं, मैं जानता हूं इंग्लिश केवल। आई नो इंग्लिश ओनली, मैं केवल इंग्लिश जानता हूं, मतलब किसी और चीज को नहीं जानता, कोई और लैंग्वेज मुझे नहीं आती। आई नो इंग्लिश ओनली, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है। और आई ओनली नो इंग्लिश, इसमें जोर दिया जा रहा है कि मैं केवल अंग्रेजी जानता हूं, हो सकता है मैं लिख ना पाता हूं, हो सकता है मैं बोल ना पाता हूं। पहले वाले में मैं केवल इंग्लिश जानता हूं, तो जानने के अलावा आप कुछ और नहीं जानते इंग्लिश के बारे में। दूसरे में ओनली आई नो इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश जानता हूं, कोई और इंग्लिश नहीं जानता। आई नो इंग्लिश ओनली, मैं केवल इंग्लिश जानता हूं, कोई और लैंग्वेज नहीं जानता। तीनों का इंपैक्ट अलग अलग है सर, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। द स्टैटिस्टिक्स से, आंकड़े दर्शाते हैं, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन है, आंकड़े दर्शाते हैं क्या, दैट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मैरिड बिफोर द लीगल एज, कि वो लड़कियां जिनकी शादी उनकी कानूनी एज से पहले ही हो जाती है, उनका परसेंटेज आर द सेम एज दैट ऑफ द बॉयज मैरिड बाय 25, उतना ही जितना उन लड़कों का है जिनकी शादी 25 तक हो जाती है। सर ये जो वर्ब है ये किसकी है, लीगल एज की है, गर्ल्स की है, या उनके परसेंटेज की है? सोचिए, आंकड़े दर्शाते हैं कि वो लड़कियां जिनकी शादी उनकी लीगल एज से पहले ही हो जाती है, उनका परसेंटेज इतना है। तो तारीफ सर ना लीगल एज की हो रही है ना गर्ल्स की हो रही है,
बल्कि बात जो है परसेंटेज की हो रही है एंड परसेंटेज इज सिंगुलर, तो इज लगाइए सर। हैव प्लूरल है गलत, हैज बीन परफेक्ट में है सर। परफेक्ट में तब आइए जब मतलब टाइम भी दिया हो, जैसे लिखा हो सिंस 1990, 1990 से ऐसा ही चला आ रहा है, और यहाँ तो सिर्फ बोला जा रहा है कि ऐसा है, तो इज लगाइए। हम क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, तो परसेंटेज की वर्ब है और वो सिंगुलर है, इसीलिए इज चलेगा। नंबर 8, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही जंप्ड ओवर द वॉल एंड रन अवे। देखो बीमारी क्या है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट जब नो सूनर देखते हैं तो सबसे पहले आगे दैन ढूंढते हैं। अक्सर दैन नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि गलत हो गया, जान जाते हैं गलत हो गया, यहाँ पर दैन है, ठीक। दूसरी बात, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा, वो ये देखते हैं कि नो सूनर के बाद इन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब पहले ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आया है कि नहीं, तो वो भी आया है। डिड द थीफ सी द पुलिसमैन, पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर थीफ सब्जेक्ट, फिर सी मेन वर्ब, द पुलिसमैन ऑब्जेक्ट। डिड द थीफ सी द पुलिसमैन, दो ही खास बातें नो सूनर की, एक की दैन का आना और दूसरा नो सूनर के बाद के सेंटेंस का इन्वर्ट होना, दोनों ही चीजें इन प्लेस है, यहाँ सब सही है। तो लोग तीसरी गलती का विचार कहाँ करते हैं, कहाँ गौर करते हैं, इसकी गलती है सर रन अवे। रन अवे की जगह रैन अवे होना चाहिए, सेंटेंस पास्ट में है। जैसे ही चोर ने पुलिसमैन को देखा वो तुरंत दीवार से छलांग लगाया और भाग गया। जंप्ड पास्ट है, रैन भी करिए सर, ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट होना चाहिए। ये कहानी भी पास्ट की, जैसे पुलिस वाले ने देखा, चोर ने देखा पुलिस वाले को, वो तुरंत दीवार को तड़क गया, लांघ गया और भाग गया। क्वेश्चन नंबर 9, डिजल्ट्री का एंटोनिम बताना। ये वर्ड में मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने रख लिया। डिजल्ट्री का मतलब होता है आधे अधूरे मन से, कैजुअल होकर के जिसको कह सकते हैं, केयरलेस होकर के, समझ रहे हैं ना। स्लोवेनली मतलब मन नहीं है जिसको कह सकते हैं, परफंक्ट्री जिसको कह सकते हैं, जब आप किसी काम को कर भले रहे हो लेकिन ऐसे बेमन कर रहे हो। हाफ हार्टेड सिनोनिम है इसका, डिजल्ट्री हो जाएगा सिनोनिम में। पंक्चुअल हो जाएगा सर, पंक्चुअल में आप चीज़ों को नियम से करेंगे, रेगुलर होके करेंगे, पूरी अटेंशन के साथ करेंगे, है ना, और एक्टिवली करेंगे जिसको कह सकते हैं, केयरफुल हो करके करेंगे आप, तो यही सही रहेगा। डिजल्ट्री में आप लापरवाह हो करके, बेमन होके करेंगे, और इधर आप मन से करेंगे, नियम से किसी काम को करेंगे, तो पंक्चुअल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव तो तबाही से संबंधित है। ऑब्स्टिनेट जिद्दी को कहते हैं, जिसको आप सरल शब्दों में स्टबर्न बोलते हैं। स्टबर्न, तो शायद मैं स्पेलिंग को लेके कंफ्यूज्ड हूं, मैं फिर से लिखता हूं, आई हैव टू चेक इट। कंफ्यूजन हो गया है सर, पहले सही था मैं पहले सही था, आई वॉज राइट अर्लियर। STUBBORN, स्टबर्न। इसे आप ऑब्डुरेट भी कहते हैं, जिद्दी टाइप के, इनडिसिप्लिन्ड भी कहते हैं, इवन आप रिफ्रैक्टरी भी बोलते हैं, राइट, ये सब। तो डिजल्ट्री का एंटोनिम पंक्चुअल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेशन के। द राइटर अर्नड फेम इन हिज, उस लेखक ने प्रसिद्धि हासिल करी। ही अर्नड फेम, कब हासिल करी? इन हिज हाफ 70s, इन हिज लेटर 70s, इन हिज लेट 70s, इन हिज फर्स्ट 70s। तो सुनिएगा सर, ये जो 70s है, इसका मतलब जो 70 की एज होती है ना, उसके पूरे के पूरे 10 साल, 70 से लेकर के 79 तक, 10 इयर्स को आप 70s बोलते हैं सर। जैसे डेकेड्स होते हैं, 90s, 70s, 80s, तो उसका मतलब है कि 90 से लेके 99 तक, पीरियड ऑफ 10 इयर्स, उसको लिखने का तरीका होता है कि आप जो है 60s लिख दो, आप जो है
90s लिख दो, इस तरीके से आप करते हो, 80s लिख दो, तो पूरा 10 ईयर्स। अब दूसरी बात समझिए, इसी 10 ईयर में शुरुआत के जो कुछ वर्ष होते हैं, मतलब शुरू के 5 वर्ष, आप उनको अर्ली 70s बोलते हो सर, शुरू के 2-3, और लास्ट के जो 2-3 हैं आप उन्हें लेट 70s बोल दोगे। क्लियर है? जो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है, इसके शुरू के कुछ वर्षों को अर्ली 70s बोलोगे और बाद के कुछ वर्षों को लेट 70s बोलोगे। तो आप बताओ सर, हाफ 70s होता नहीं सर, आपने देखा, लेटर 70s होता नहीं, फर्स्ट 70s भी नहीं होता, या तो अर्ली 70s हो जाएगा या तो लेट 70s हो जाएगा। अर्ली दिया नहीं है तो लेट लगाएंगे। लेट से मीनिंग आ जाएगा कि उस राइटर ने फेम हासिल करी 70 के उम्र के अंतिम पड़ाव में, मतलब 77-78 साल का हो गया होगा तब उसको फेम मिली। ये है, इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। इन 10 क्वेश्चंस में किसी में भी कोई डाउट रह गया हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन मुझे आप फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जानूँ तो कि मैं सही रास्ते पर हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी समझूँ कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।